देश का सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा साहब। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या कहना है? वन नेशन वन इलेक्शन और इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रंग ढंग, कल्चर और मज़हब के लोग हैं, और क्लाइमेटिकली भी आप देख लेंगे कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, हम तमिलनाडु अलग है, कश्मीर का क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है। तो ये नामुमकिन बात मुझे लगती है। अब पार्लियामेंट को ये गया है, अब देखिए पार्लियामेंट से क्या निकल के आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ये चीज़ें ख़िलाफ़ हैं। आप कैसे सब चीज़ें एक प्लेटफार्म के इकट्ठा करेंगे जब पंचायत के इलेक्शन भी होंगे, डीडीसी, बीडीसी, आपके म्यूनसिपलिटी, आपके असेंबली, आपका पार्लियामेंट, ये नामुमकिन चीज़ है। और इसमें जो हमारे राइट टू फ्रेंचाइज जिन लोगों को है, वो अपना बेहतर ढंग से अपना वोट भी, अपनी राय का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। अच्छा फैसला नहीं है। सर, दूसरा सवाल ये है कि उमर साहब ने ईवीएम पर कहा कि कांग्रेस को इस सब पे ईवीएम पर अब बात नहीं करनी चाहिए, जबकि एक तरफ कांग्रेस के साथ रहकर जम्मू कश्मीर में मिलजुल कर चुनाव लड़े गए। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कह दिया, वो उस पर डिस्कस करना मेरे ख्याल में कोई उचित नहीं होगा। लेकिन जावेद साहब, एक तरफ मैं मेरा सवाल देखिए जावेद साहब, एक तरफ कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलजुल कर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ अगर इस समय चीफ मिनिस्टर बनने का रोल, बड़े भाई का रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जहाँ अगर गलती होती है कोई, तो उसको कह सकता है आदमी। ये आज ईवीएम पे बात करना और ये करना फजूल की बात है। कांग्रेस को जो उमर साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इस पे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर पे वो देखें, वो करें तो वो बेहतर होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। उस पर मेरे ख्याल में कोई फर्दर हमें डिस्कशन उमर साहब की स्टेटमेंट पे नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने कहा दुरुस्त कहा और हकीकत पे मबनी बात कही। सर, चूंकि अब सरकार में आप हैं, विधायक रहे, अपनी बात आपने बहुत ही खुले ढंग से की ही पीओके पर, लेकिन मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि सरकार ने चुनावों से पहले भी ये बात कही और अब भी सरकार का यही कहना है, केंद्र सरकार का, कि पीओके को वापस लेना है। अब आप मंत्री हैं, तब आप विधायक थे, क्या अब आपके बोल बदले हैं या वही हैं? हम कैसे बोल बदल सकते हैं? पीओके तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, या हम उसको सरेंडर कर दें। आप मानते हैं सरेंडर करेंगे? आप करना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए सर, सवाल मेरा है, जवाब आपने तेरा। जब आप विधायक थे, आपका हमेशा अपने बेबाकी से हमारा हिस्सा है, पीओके हमारा हिस्सा है, और पाकिस्तान के कब्जे में है, नाजायज कब्जे में है। आप कहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत भी ना करो। आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान ट्रबल क्रिएटर है। ये सब चीज़ें हैं तो बातचीत करो। हमारा एरिया उसके पास है तो वो बातचीत के ज़रिए वापस लाओ। गिलगित बल्तिस्तान है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो हम तो उसी स्टैंड में हैं। बातचीत करो, सेटल करो, इश्यूज सेटल करो। अगर मेरा कोई चीज़ आपके पास है तो या तो मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊंगा या आपको छोड़ दूंगा। एक बात तो रहे ना, पिछले 70 साल से एक यहाँ पाकिस्तान ने पब्लिक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है, तो इस पे मैंने हमेशा बात की है। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत करके इन इश्यूज़ को सेटल कर देना चाहिए वंस फॉर ऑल। सर, सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि जो रोहिंग्या यहाँ पर बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। आए दिन आतंकी हमले जम्मू संभाग में खासकर पिछले 3 साल से लगातार हो रहे हैं, लेकिन रोहिंग्याओं को आप पक्ष में आए। बताइए, रोहिंग्याज के पक्ष में हम मान लीजिए अनलिमिटेड ग्राउंड, हमने बिजली, पानी, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। रोहिंग्याज का एक इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिट पे ही वो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक इशू है, वो सेटल करे। जहाँ तक उनके एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक है, जब तक वो यहाँ हैं, वो हम डिप्टी बोर्ड हैं कि उनको वो प्रोवाइड किया जाए। सर, माना कि आपने उनका पानी, बिजली प्रोवाइड कराने की बात की। मैं ये कह सकता हूँ कि रोहिंग्याज
का देश की सिक्योरिटी के रोहिंग्या से देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं है। तो जो ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं रोहिंग्या, यहाँ पर बसते जा रहे हैं, आप उसके हक में हैं सर? अब मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ से निकालेगी तो, क्योंकि बाहर के लोग हैं, आप निकाल दे। सर जब तक करे तो कुछ सर action जब ले तक ले। जब तक रोहिंग्या कुछ action ले ले, कुछ जब action तक ले ले। रोहिंग्या यहाँ तक बस रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अब रोहिंग्या की जो लड़कियां हैं वो 150 से ज्यादा लड़कियां जम्मू संभाग में यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर चुकी हैं, अब उनके बच्चे भी हो चुके हैं, उनके पीआरसी सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं, तो ऐसी बढ़ती तादाद को तो रोकना ऐसे पॉसिबल नहीं बहुत से लोग हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक लड़की जो है वहाँ से पाकिस्तान से भाग के इधर आ गई है थी। जी। क्या नाम था उसका? सपना चौधरी। सपना नहीं, कुछ और नाम था उसका, जो यहाँ बिहार के किसी वहाँ शादी कर ली थी उसने, और यहाँ की एक हमारी लड़की भाग के पाकिस्तान चली गई थी। अब रोहिंग्याज यहाँ आ रहे हैं तो ये तो एक नेचुरल फेनोमेना है कि वो यहाँ शादी भी करेंगे, और ये सब चीज़ें, ये मैंने कहा ना कि अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। सर एज मंत्री अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये सब चीज़ें, अब हम उन पे शादी ब्याह की पाबंदी तो नहीं लगा सकते हैं ना। कि जब बच्चे जवान होते हैं तो वो शादी ब्याह उनके कराए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो परंपरा है, यहाँ जो हमारी संस्कृति है, उसमें ये चीज़ें हैं और ये होंगी। अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमको इस पे सोचना है। जो हमने कह दिया कि इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कोई एक्शन ले लेगी तो फिर तो कोई आदमी ये कहने के लिए का जवाब नहीं रखेगा कि हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, उनको पानी देंगे, उनको यहाँ सेटल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिट पे ही वो मुल्क में, देश में बैठे हुए हैं। जावेद साहब आप रजौरी गए, वहाँ पे 7 बच्चों की मौत हो गई बड़ी एक। अब ये है कि वहाँ के जो बाकी के परिवार के जो लोग हैं वो अब ठीक है, उनको बुखार भी नहीं है और लगातार डीएम वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, आप भी वहाँ पर गए थे। पुणे और पीजीआई चंडीगढ़ से टीमें पहुँची हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स का कुछ आपके पास आया? अभी तक क्योंकि कल तक तो वो रिपोर्ट आई नहीं थी, क्योंकि वो अलग मिनिस्ट्री है, शायद वो क्या रहेगा आज मैं कंफर्म करूँगा। लेकिन बरकैफ मैंने वहाँ पीर पंजाल की टोपोग्राफी को देखते हुए और वहाँ की मुश्किलात को देखते हुए, क्योंकि वहाँ हमारे लैब नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा इतना नहीं है, तो हमने एक टाटा मोबाइल, ये जो मेडिकल मोबाइल यूनिट एक पुंछ के लिए और एक रजौरी के लिए, उसके लिए सेंक्शन दे दी है, और वो इंशाल्लाह पीर पंजाल को प्रोवाइड किया जाएगा। करीब 2 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है, वो हम वहाँ दे रहे हैं। बाकी भी मैंने वहाँ कहा था कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार सक्षम है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए। हम इसलिए वहाँ विजिट भी किया था, मेरे साथ तो ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ भी थी, और हमने सब ने देखा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम साहब की वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। डॉक्टर की टीम वहाँ है, बाहर से टीम आई, वो सब लोग वहाँ कैंप किए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल के अंदर। जावेद राणा साहब, आखिरी सवाल। कई सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकारें बनाने के बाद राज करती आई हैं, अब फिर सरकार आई, फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नहीं है और सिर्फ 6 मंत्री हैं जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं। डिप्टी सीएम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और सीएम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है। सिर्फ ऐसे में प्रशासन भी है, क्योंकि ये सरकार में एक अलग बदलाव है कि अब यहाँ पर एलजी सरकार भी है और यहाँ पर मतलब यूटी सरकार है, एलजी प्रशासन भी है और आपकी सरकार भी है। ऐसे में कोई दिक्कत कामकाज करने में? देखिए, सरकारें जो हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करती हैं। आपने देखा होगा यहाँ मेरे पास बीजेपी के ऑनरेबल एमएलए भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, एनसी के भी आ रहे हैं। सरकार होती है, सरकार किसी खास मज़हब की, सोसाइटी की, जमात की नहीं होती है। सरकार जब बनती है वो सबकी सरकार। एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की जो हमारी सरकार है, एलजी साहब की सरकार है, और जो मरकज़ में लोग हैं, हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें काम करना है, और हम काम कर रहे हैं। हमारे काम में कोई अड़चन नहीं है। ड्यूल सिस्टम है, और ड्यूल सिस्टम जो है वो जब स्टेट ख़त्म हो जाएगी, जो हमारी डिमांड है, स्टेट आ जाएगी, यूटी ख़त्म हो जाएगी, वो होनी चाहिए, वो हमारा राइट है, वो आ जाएगा। और ये ड्यूल सिस्टम का जो एक कंसेप्ट बना के रखा हुआ, ये भी, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो मेरे ख्याल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कुछ महकमे जैसे आपके पास नहीं है, सरकार के पास कुछ महकमे नहीं है, पावर नहीं है, होम नहीं है, तो दिक्कत आती होगी? देखिए, पावर तो सरकार के पास ही है। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और
इसीलिए जो कैडर पोस्ट IAS IPS की ट्रांसफ़र का जहाँ तक ताल्लुक है, ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं होता है सरकार के पास, वो उसको LG साहब देखते हैं। बाकी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर LG साहब देख रहे हैं, और लेकिन सरकार का तो अमल दखल है, कंट्रोल तो सरकार का है। अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप ये समझते हैं कि सरकार जो है वो खामोश रहेगी? ये सब चीज़ें सरकार के कंट्रोल में है। हाँ, जो हमारे पास बिजनेस रूल्स हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे, और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बिजनेस रूल है उसमें ये सब चीज़ें वाजिया हैं, उसमें कोई हमें परेशानी तो हमें तो आई नहीं। खासकर मेरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं आ रही, डिपार्टमेंट पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। जावेद साहब, इतना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।